नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने बीएड कर रखा है और वो चाहते हैं कि वो अधिकारी बने, तो एक वैकेंसी है खंड शिक्षा अधिकारी की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पर शिक्षा से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम, शिक्षा से संबंधित प्रशासन देखने का काम, शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्था जो ब्लॉक लेवल पर होती है विद्यालयों की और उसमें जो टीचर्स होते हैं उन सारी व्यवस्थाओं को देखने का काम खंड शिक्षा अधिकारी करता है। पहले इस पोस्ट को अन्य नामों से जाना जाता था। पहले इसको एबीएससी के नाम से भी जाना गया, यानी कि असिस्टेंट बीएससी। इसके पहले इसको डिप्टी साहब के नाम से जाना जाता था। डिप्टी साहब लोग पहले, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, स्कूलों में चेक करने आया करते थे स्कूल को, तो स्कूल की बड़ी सफाई उफाई की जाती थी। सारे लोगों के नाखून कटे हुए होते थे, ड्रेसअप अच्छा होता था, क्लासेस सब प्रॉपर चलती थी। तो वही पोस्ट ये है, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इस पोस्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप एजुकेशन के क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर एक अधिकारी के तहत तो काम कर ही सकते हैं, और ग्रास रूट लेवल पर आप शिक्षा में अगर अच्छा कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट में आपके पास वो सारे अवसर हैं कि आप प्राइमरी एजुकेशन को सुधार सकें। तो इस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, अगर इन सारी बातों पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये जो पोस्ट है, ये बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया आर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इक्विवेलेंट टेरिटरी एंड इन केस बैचलर डिग्री इज नॉट इन एजुकेशन द एलटी डिप्लोमा ऑफ गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज आर द गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज अवार्डेड बाय द रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं उनका सार यह है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और जो कोई बीएड करता है तो वो ग्रेजुएट होता ही है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बाद आप बीएड है। अगर बीएड नहीं है तो पहले एलटी डिप्लोमा होता था, और उस एलटी डिप्लोमा की डिग्री अगर आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि ठीक ऐसे ही एलटी डिप्लोमा अगर किसी बाहर दूसरे स्टेट से भी हुआ होगा जिसकी मान्यता उत्तर प्रदेश में होगी तो आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन कुल मिला के अभी जो इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएड जो बैचलर इन एजुकेशन है वही है ना। बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री है ना, बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम ये यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही लोग करते हैं, तो वो आप भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी, और अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है तो कम से कम 2 साल, तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये तो वरीयता देने की बात है। और अगर हम इसमें बात करें एज लिमिट की, तो इसमें हर हाल में कैंडिडेट को 21 साल का होना चाहिए, 21 साल से कम नहीं एज होनी चाहिए, और साथ में आप 40 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर इसमें हम देखें तो रिलैक्सेशन भी मिलता है, और ये रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर 5 ईयर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को 5 साल का, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, इन सबको 5 साल का। गेम्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यूपी के जो वर्किंग टीचर्स हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्टाफ्स हैं, टीचर हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। और एक्स आर्मी के जो लोग हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यूपी एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये तो आपने फॉर्म भर दिया, बीएड आपके पास है, 21 साल के बीएड करते करते लोग हो ही जाते हैं, लगभग सबकी आयु इतनी पूरी ही हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें पेपर कितने होते हैं। तो अगर इसमें हम पेपर्स की बात करें कि कितने पेपर होते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आप ये जान लीजिए कि एक पेपर आपका प्रीलिम्स का होता है, और दूसरा पेपर प्रीलिम्स पास करने के बाद में मेन एग्जाम होता है, और प्री और मेन आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद में कोई पेपर नहीं होता है। इसके बाद में आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अब प्रीलिम्स के एग्जाम का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, उसको आप देखेंगे
तो पहला इसमें दिया है भारतीय कृषि, फिर दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास। अब यहाँ पे भारत का इतिहास लिखा है और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, दोनों को जोड़ के भारत के इतिहास का आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थान, शिक्षा के क्षेत्र में एक हालिया विकास यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या हो रहा है उस पर आपको पढ़ के जाना होगा। जैसे हम लोग जब इस पे क्लास करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास, वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक प्रासंगिकता के विषय, भारत और विश्व, यानी कि सामाजिक जो प्रासंगिकता के विषय होंगे, सोशली कनेक्टेड जो भी योजनाएं होंगी, योजनाएं किस लिए चलाई जाती हैं, समाज से ही जुड़ी होती हैं। सोशल अवेयरनेस जितना भी होगा, सामाजिक प्रासंगिकता जिन चीजों की होगी वो इसमें पूछा जा सकता है। यूपी के बारे में यूपी स्पेशल और कक्षा 10वीं तक की प्रारंभिक गणित, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, ये एक जीएस का बेसिक सिलेबस है। और इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 मार्क्स का होता है। ये टोटल आपका जो पेपर होता है ये 300 मार्क्स का होता है। और इसको पास करने के लिए कोई भी एग्जाम जब आप यूपी कमीशन का दीजिए तो ये ध्यान रखिए कि आपकी जो मेरिट है वो 60% से ऊपर ही जानी है। निगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर लिया जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। और ये इसलिए यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि हम टारगेट कितना रखें तो मेरा कहना होगा कि कम से कम 72 प्लस क्वेश्चन आप रखिए, इससे ऊपर जितना आप कर पाए। आगे हम स्ट्रेटजी की बात करते रहेंगे। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि जो ये पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड ये पैटर्न है, 120 क्वेश्चन का पेपर है और 300 मार्क्स का पेपर है। इसको जब आप पास कर जाते हैं, इसको पास करने के बाद में मुख्य परीक्षा आपको देनी होती है। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का अगर हम देखें तो सेम सिलेबस जो प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया है, सेम वैसा ही सिलेबस है। और मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन में 3 भागों में इसको बांट के पूछा जाता है। 3 भाग में एक ये सेक्शन ए होता है, ये इसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको पूरा जो जीएस का पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। दीर्घ उत्तरीय में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। दूसरा आप आएंगे लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो पेपर होता है वो आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें भी, और ये 6 मार्क्स का होता है। ये आपका 60 हो गया। और अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन की संख्या होती है 20, हर एक 2 मार्क्स का होता है, और ये 40 मार्क्स का आपका हो गया। जो ये लघु उत्तरीय है इसको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। और जो आपका दीर्घ उत्तरीय है इसको आप देखेंगे तो इसको कम से कम यानी कि 10 नंबर आपको मिल रहा है तो यहाँ पर आप 125 शब्दों में लिखेंगे। ये लिखा होता है पेपर में, आपको लिख के दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, जो आपके 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं, इनका उत्तर आपको 25 शब्दों में लिखना होता है। इस तरीके से टोटल देखेंगे तो 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। यहाँ पर भी आपका टारगेट होना चाहिए 60%, यानी कि 60% का आप 2 गुना करेंगे तो 120 नंबर का यहाँ पर आपको टारगेट कम से कम रख के चलना चाहिए, इससे कम रख के नहीं चलना चाहिए। मुख्य परीक्षा में एक पेपर और आपका होता है, यानी कि मुख्य परीक्षा के एग्जाम को आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा टोटल जो होता है वो 400 मार्क्स का, ये एग्जाम आपका 400 मार्क्स का होता है। इसमें 200 मार्क्स का आपका जीएस हो गया, सामान्य अध्ययन, और 200 मार्क्स का आपका सामान्य हिंदी और निबंध होता है। इसमें सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का और जो निबंध है ये भी 100 मार्क्स का होता है। खंड का और खा में ये टोटल पेपर बटा होता है। पेपर आपका एक ही होगा। नियर अबाउट 6 क्वेश्चन आपको खंड का में मिल जाएंगे, यानी कि खंड जो पहला है, और फिर एक क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा जिसमें आपसे ऐसे पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा। यहाँ पर अपठित गद्यांश, संक्षेपण, रेखांकित अंशों की व्याख्या, इन पर प्रश्न होते हैं। शीर्षक आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाता है। शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, है ना, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, ये सिलेबस में है। बाकी बचा अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सारे जो दिए हैं, समास, संधि, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, क्रिया, शब्द रचना, वाक्य रचना, ये सब कुछ आप पढ़ के जाएंगे, लेकिन सारा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इनमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये 100 नंबर का जो पेपर करते हैं ये केवल हिंदी से
रिलेटेड होता है। टोटल पेपर 200 नंबर का, खंड आ 100 नंबर का। फिर 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। ये निबंध के टॉपिक 2 सेक्शन में दिए हैं। पहला सेक्शन साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं एवं निदान, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण। यानी कि ये जो टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक से आपसे एस्से पूछ लिए जाते हैं। इन टॉपिक से जो एस्से पूछे जाते हैं, एस्से की संख्या होती है टोटल कितनी, 3-3 एस्से हर एक टॉपिक से आपसे पूछ लिए जाएंगे। और इसको जब आप करने चलेंगे तो आपको केवल 2 एस्से आपको इसमें करना होगा। ऐसा नहीं है कि सारे एस्से आपको करने होंगे, केवल 2 एस्से आपको यहाँ पर करना होगा। और इन 2 एस्से को करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि एक सेक्शन से एक ही एस्से कर सकते हैं, और एक एस्से आपका 50 मार्क्स का होता है, 2 एस्से मिला के आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 2 एस्से करने में आपको जो समय लेके चलना है, क्योंकि ये टोटल पेपर जो आपका होता है वो दोनों एक साथ पूछा जाता है, तो एक ही घंटे में 2 एस्से आपको लिखने हैं और 1 घंटे में ये पूरा पेपर करना है। तो एक साथ ही पेपर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पेपर भी, यहाँ पर भी आप कम से कम 60% से ऊपर लाने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे कम लाने पे इंटरव्यू इसमें है नहीं और यहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे। तो कोई मतलब नहीं है आप यहाँ पर, जैसे बहुत बार लोग होता है ना कि लोग कहते हैं कि चलो अब पेपर दे के आते हैं और देखते हैं आ जाएगा मार्क्स, पास हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बहुत मेहनत करके जाते हैं। 3 जो एस्से यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से एक एस्से लिखना है। एक खंड का होगा, खंड खा में 3 एस्से आपसे पूछे जाएंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, और एक खंड खा होगा, उसमें 3 एस्से पूछे जाएंगे जो इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो दोनों में से एक एक आप इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। और लगभग 700 शब्दों में एक एस्से आपको लिखना होता है। 700 शब्दों से अगर आप 10%, 5%, 5 से 7% कम लिखेंगे तब भी चलेगा, कुछ शब्द ज़्यादा हो जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन लगभग आपको ये पालन करना होता है। लगभग इसी शर्त के मुताबिक आपको पेपर करना होता है, नहीं तो आप अनुशासनहीनता में पड़ जाएंगे। ठीक है, अनुशासनहीनता के लपेटे में अगर पड़े तो समस्या हो जाएगी। एग्जामिनर को लगेगा कि ये तो व्यक्ति पहले ही कहना नहीं मान रहा है और बाद में ये कैसे कहना मानेगा, सरकार का भी कहना नहीं मानेगा। तो कभी भी पेपर में जो निर्देश दिए हों उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और सही से आपको पढ़ के फिर उसके बाद में आंसर देना चाहिए। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला पड़ाव आपका प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स आप बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रीलिम्स में आपको 120 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। पूरा जीएस का जो सिलेबस आप प्रीलिम्स में पढ़िए, वही यानी कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है जीएस का, वही आपके मेन में भी काम आएगा, मेन एग्जाम में भी आपका काम आएगा। और यहाँ पर ये आपका 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है और ये 300 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप बात करें ये, तो ये आपका 200 मार्क्स का ये पेपर पूछा जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो कॉमन सिलेबस हो गया। इसको शुरू से आप इस तरीके से पढ़िए कि आप एमसीक्यू भी कर पाए और लिख भी पाए। और दूसरा सिलेबस का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हिंदी व निबंध है ना, हिंदी और निबंध। तो ये भी क्योंकि 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, तो आप इसको भी शुरू से ही साथ में लेते चलिए, साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि मेरिट तो इन्हीं पे बनेगी ना। मेरिट आपकी जो बननी है वो यहाँ पे बननी है। ये मेन एग्जाम का जो जीएस है और मेन एग्जाम का ये, यानी कि ये 400 मार्क्स का ये फाइनल मेरिट यहाँ पे बनेगी। और ये प्रीलिम्स की मेरिट बनेगी 300 मार्क्स की। ये 300 मार्क्स की प्रीलिम्स की मेरिट और ये मेंस की मेरिट बनेगी। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है। और मेन एग्जाम जब आप देंगे तो ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यहीं पे कट ऑफ जाएगा। इसी पे मान लीजिए कि जिसका 220 आ गया 400 में, उसका सिलेक्शन मान लीजिए हो रहा है, तो उसमें ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये केवल प्रीलिम्स के मार्क्स हैं। ये केवल मेंस एग्जाम आप देने लायक हैं या नहीं, छटनी प्रक्रिया के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप लोग इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। नीचे नंबर जो स्क्रॉल हो रहे हैं इस पे आप, हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उससे जुड़ के तैयारी करने की जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या हम बैच में दे रहे हैं। प्री कम मेंस बैच है और कैसे हम तैयारी कराते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शंस भी हैं, आप उनके इंटरव्यू भी देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।